हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया सर, कैसे हो सब लोग? तो अब तक हमने पढ़ लिया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं और ये एक्सपेरिमेंट्स के अंदर कैसे काम आ सकती है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम एक नए सेगमेंट में, उस टेक्निक का नाम है क्रोमेटोग्राफी। नया हमारी टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी। अब बात ये आती है कि क्रोमेटोग्राफी क्या काम करती है, मतलब ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक किस काम आती है। तो क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है वो काम आती है हमारे मिक्सचर्स को अलग अलग करने में। फॉर एग्जांपल, एक मिक्सचर के अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, उन सभी मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट करने का काम करती है कौन? क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि एक ट्यूब के अंदर डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन। तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन तीनों को अगर सेपरेट आउट करना हो हमें, या फिर एक पर्टिकुलर आरएनए चाहिए हो हमें, या फिर एक पर्टिकुलर प्रोटीन चाहिए हो हमें, मिक्सचर ऑफ प्रोटीन में से, तो उसका काम करती है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी क्या करती है? सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स एक मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर है, उस मिक्सचर के अंदर से जितने भी मॉलिक्यूल्स है सबको सेपरेट आउट करने का काम करती है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब देखो रटना कुछ नहीं है। ठीक है, 1% रटने का मौका नहीं दूंगा आपको, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा कि हाँ ये चीज है इसको रट लो हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम वर्ड पकड़ते हैं। सबसे पहली बात मिक्सचर। तो एक्सपेक्ट करो, दैट मींस इमेजिन करो कि आपके पास में एक ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर आपको दे दिया है कि ये मिक्सचर है और इस मिक्सचर के अंदर आपको क्रोमेटोग्राफी करनी है और क्रोमेटोग्राफी के थ्रू आपको सेपरेट आउट करना है कि इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और यहां तक पहुंचो कि मिक्सचर के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। व्हाट इट? और मॉलिक्यूल्स हमने कितने टाइप के पढ़े हैं? 3 टाइप के पढ़े, पोलर, नॉन पोलर और चार्ज। तो मिक्सचर के अंदर मॉलिक्यूल्स से अलग अलग मॉलिक्यूल्स का एक मिक्सचर ना, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो है पोलर भी हो सकते हैं, कुछ उनमें नॉन पोलर भी होंगे और कुछ उनमें चार्ज भी होंगे। तो 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे मिक्सचर के अंदर। दो टाइप के ऊपर मैक्सिमम में 3 टाइप के हो सकते हैं। कुछ तो मॉलिक्यूल्स क्या पता है ऐसे हो जो चार्ज हो, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हो जो नॉन पोलर हो और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हो जो पोलर हो। बट पोलर को हम हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं और नॉन पोलर को हम हाइड्रोफोबिक भी बोलते हैं। बट यहां स्टेटमेंट केवल ये नहीं है कि एक मिक्सचर के अंदर मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं। मेन स्टेटमेंट क्या है क्रोमेटोग्राफी के लिए, जो इसका बेसिक तैयार करके जाएगी, वो मेन स्टेटमेंट है दैट पोलर ऑलवेज एंड ऑलवेज इंटरैक्ट्स विद पोलर। ओके, मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो हमेशा पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ में ही इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पोलर मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी हो तो वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि समान ही समान को पहचानता है। ठीक है, सेम डिसॉल्व इन सेम पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री की बुक में, सेम डिसॉल्व इन सेम। दैट मींस कि सेम जो होता है वो सेम के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। पोलर पोलर के साथ बॉन्ड बनाएगा, नॉन पोलर के साथ इंटरेक्ट करेगा और चार्ज के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, और सेम यहाँ नॉन पोलर के लिए है, नॉन पोलर इंटरेक्ट्स विद नॉन पोलर। तो हमेशा
आप हमेशा पोलर जो होंगे मॉलिक्यूल्स वो पोलर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, नॉन पोलर के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि लिक्विड रखा हुआ है उसके आसपास वाटर है तो लिक्विड कभी भी वाटर के साथ में इंटरेक्ट कर देगा, कि वाटर जो है पोलर मॉलिक्यूल है और लिक्विड जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो दिमाग में बैठा लो कि सेम मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करेंगे सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के साथ। गॉट इट? अब नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। अब क्रोमेटोग्राफी जो है, क्रोमेटोग्राफी एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, अब क्या है वो प्रिंसिपल? तो क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन फेज सेपरेशन। गॉट इट? अब ये फेज सेपरेशन क्या है? ठीक है, तो फेज कौन कौन से हैं? अब यहां से एक वर्ड उठाते हैं फेज। ठीक है, अब फेज कौन कौन से हैं? फेज दो टाइप के हैं। पहला है मोबाइल फेज और दूसरा है स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज का मतलब है ऐसा फेज जो कि स्टैटिक हो, दैट मींस वो मूव ना करे। ठीक है, स्टेशनरी का मतलब है स्टैटिक, दैट मींस ऐसा फेज क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो कि स्टैटिक हो, ठीक है, जो कि मूव ना कर सके। और मोबाइल फेज के अंदर कौन सा है? जो कि मूव करे या फिर जो फ्लो करे। क्रोमेटोग्राफी की जो टेक्निक है, उसका जो टूल है, उसके अंदर या तो एक तो होगा स्टेशनरी फेज और एक होगा मोबाइल फेज। ठीक है, अब मोबाइल फेज वो होगा जो फ्लो करेगा और स्टेशनरी फेज वो होगा जो स्टैटिक रहेगा। ठीक है, तो एक तो टूल होगा मोबाइल फेज जो कि उसके ऊपर फ्लो करेगा और एक होगा स्टैटिक फेज। अब स्टैटिक फेज, चलो दिमाग लगाते हैं थोड़ा कि मोबाइल फेज का मतलब मूव करने वाला, ठीक है, फ्लो करने वाला। तो अब ऐसी कौन कौन सी स्टेट्स हैं मैटर की जो फ्लो कर सकती है? ठीक है, लगाओ दिमाग कि मैटर की ऐसी कौन सी स्टेट है जो फ्लो कर सकती है। फ्लो करने वाले स्टेट का नाम क्या है? या तो गैस होगी या लिक्विड होगी। गॉट इट? जो सॉलिड है वो तो कभी मूव कर नहीं सकता। ठीक है, हमको ही से मूव कराना पड़ेगा। लेकिन जो वाटर है या जो गैस है उनके अंदर एटम्स के बीच में इतनी दूरी होती है कि वो आराम से फ्लो कर सकती है। ठीक है, तो उनके अंदर फ्लोइंग नेचर पाया जाता है। अब फ्लो के अंदर कौन कौन से होंगे मोबाइल फेज? या तो हो सकता है लिक्विड या फिर गैस। और जो स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज का मतलब क्या होता है? जो स्टैटिक है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्रोमेटोग्राफी के लिए मोबाइल फेज को स्टेशनरी फेज के ऊपर फ्लो होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि एक स्टेशनरी फेज है जो कि स्टैटिक है, उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा फेज हो जो कि उसके ऊपर फ्लो कर सके। ठीक है, तो क्या फ्लो कर सकता है? अगर मान लो हमने मोबाइल फेज सॉलिड ले लिया, उस सॉलिड के ऊपर अगर हम वाटर डालेंगे तो फ्लो करेगा। तो मोबाइल फेज यहां पर क्या हो गया? लिक्विड, और स्टेशनरी फेज यहां पर क्या हो गया? सॉलिड। ठीक है, तो स्टेशनरी फेज एक तो हो सकता है सॉलिड, तो स्टेशनरी फेज एक तो हमने पता कर लिया कि भैया एक तो ये सॉलिड हो सकता है कि हम स्टेशनरी फेज के रूप में सॉलिड को यूज ले सकते हैं। अब सॉलिड के ऊपर तो अपन ने फ्लो करवा दिया लिक्विड को, गॉट इट? लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक जगह पर लिक्विड भरा है, वाटर भरा है और उसके ऊपर हम गैस को फ्लो करवाएं तो फ्लो करेगी ना, क्योंकि गैस जो होती है वो इजीली आराम से लिक्विड में फ्लो कर सकती है। तो यहां पर स्टेशनरी फेज के अंदर दूसरा क्या हो गया? लिक्विड। तो मतलब कि स्टेशनरी फेज हम या तो सॉलिड ले सकते हैं
या फिर लिक्विड ले सकते हैं बेस्ड ऑन कि मोबाइल फेज क्या है। ठीक है, अगर हमने स्टेशनरी फेज सॉलिड लिया है तो मोबाइल फेज हम लिक्विड ले लेंगे, और अगर हमने स्टेशनरी फेज लिक्विड लिया है तो मोबाइल फेज हम गैस ले लेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि मोबाइल फेज ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टेशनरी फेज के ऊपर फ्लो करे। गॉट इट? डन। चलो अब थोड़ी और बात करते हैं मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के बारे में। तो एक स्टेटमेंट और है बुक के अंदर कि मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज can't be of same nature। तो ये स्टेटमेंट जानने से पहले अपन ये पता कर लेते हैं कि कैसे एक मोबाइल फेज के एक स्टेशनरी फेज के ऊपर एक मोबाइल फेज मूव करेगा। तो ये हमारा स्टेशनरी फेज है जो कि हमने सॉलिड लिया है इस बार। तो ये तो है हमारा स्टेशनरी फेज। अब क्या होगा कि इस जगह से अगर हम वाटर डालते हैं तो वाटर यहां से फ्लो करता हुआ नीचे की साइड आएगा। तो ये हो गया हमारा मोबाइल फेज, जो कि हमने लिक्विड लिया है। ठीक है, तो स्टेशनरी फेज तो हो गया सॉलिड और उसके ऊपर फ्लो करने वाला हमने वाटर ले लिया। तो इस तरीके से जब हम वाटर को यहां से नीचे तक फ्लो करवाएंगे तो हमें सेपरेशन मिलेगा। अब वो सेपरेशन हमें कैसे मिलेगा वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे स्टेटमेंट के ऊपर जो कहती है कि मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज कभी भी सेम नेचर के नहीं होने चाहिए। अब सेम नेचर का क्या मतलब है? तो मॉलिक्यूल्स के तो तीन नेचर हो सकते हैं, या फिर मेनली मॉलिक्यूल्स के दो ही नेचर हो सकते हैं, या तो वो हाइड्रोफोबिक होगा या वो हाइड्रोफिलिक होगा। ओके, या तो पोलर मॉलिक्यूल होगा या तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। तो ये दो ही टाइप के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या तो पोलर हो या नॉन पोलर हो। तो ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है? ये स्टेटमेंट हमसे कहना चाह रही है कि अगर हमारा मोबाइल फेज पोलर है तो हमारा स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेम नेचर के हम ले नहीं सकते कि अगर हमारा मोबाइल फेज पोलर है तो हमारा स्टेशनरी फेज जो है वो होना चाहिए नॉन पोलर। तभी जाके सेपरेशन हो पाएगा, वरना सेपरेशन हो ही नहीं पाएगा। अगर हमारा मोबाइल फेज नॉन पोलर है तो हमारा स्टेशनरी फेज जो है वो पोलर होना चाहिए। अब ये तो चलो स्टेटमेंट पढ़ के बता दिया। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर ऐसा क्यों कि एक अगर मोबाइल फेज पोलर है तो स्टेशनरी फेज को नॉन पोलर होना पड़ेगा, और अगर स्टेशनरी फेज नॉन पोलर है तो मोबाइल फेज को पोलर होना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि दोनों के दोनों सेम नेचर के हों? चलो आपके हिसाब से ठीक है कि आप दोनों सेम नेचर के हों तो आप दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाओगे, एक दूसरे से बाइंडिंग करोगे। लेकिन मॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं हो सकता भाई। मॉलिक्यूल्स जो है वो अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों सेम नेचर के होते, ठीक है, तो क्यों नहीं हो सकता ऐसा कि दोनों सेम नेचर के? ऐसा क्यों नहीं हो सकते? तो पहली बात मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर कि पोलर मॉलिक्यूल्स बाइंड्स विद पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट विद नॉन पोलर। तो अगर ऐसा हो कि हमारा स्टेशनरी फेज जो है वो भी पोलर हो और हमारा मोबाइल फेज जो है जो हमने ऊपर से डाला है वो भी अगर पोलर हो तो कभी भी मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज के ऊपर फ्लो ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एक मोबाइल फेज के अंदर क्या है, थोड़ा डीप जाते हैं,
एक मोबाइल फेज के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। एक स्टेशनरी फेज के अंदर भी क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज इन दोनों के मॉलिक्यूल्स सेम नेचर के हुए तो दोनों एक दूसरे से बाइंड कर लेंगे। अब अगर इन दोनों ने एक दूसरे से बाइंड कर लिया तो यहां से हमने क्या डाला, मोबाइल फेज, और ये यहीं पे एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगे हैं, तो ये मोबाइल फेज हमारा फ्लो ही नहीं हो पाएगा। एक मोबाइल फेज को फ्लो होने के लिए चाहिए कि वो इंटरेक्ट ना करे अपने स्टेशनरी फेज से। अगर हम वाटर के अंदर ही वाटर डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो कभी भी फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से अगर एक स्टेशनरी फेज और एक मोबाइल फेज दोनों का जो नेचर है अगर वो सेम हुआ तो हमारी क्रोमेटोग्राफी कभी भी सेपरेट नहीं करा हो पाएगी। पहली बात तो फ्लो ही नहीं हो पाएगा, और दूसरी बात अगर वो फ्लो भी होता है तो हम सेपरेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों सेपरेशन नहीं कर पाएंगे, ये हम अभी देखते हैं। अब सेपरेशन के लिए हमें क्या चाहिए कि हम एक कैसे सेपरेट कर सकते हैं। हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं एक मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल को। फॉर एग्जांपल हमारे पास में क्या है, एक ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर दो टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। ये जो रेड वाले हैं वो है हाइड्रोफोबिक या फिर नॉन पोलर है नेचर में, और जो ब्लू वाले जो मॉलिक्यूल है वो है हाइड्रोफिलिक, जो कि पोलर है। अब फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक स्टेशनरी फेज लिया, उस स्टेशनरी फेज के ऊपर स्टेशनरी फेज हमने लिया कौन सा, फॉर एग्जांपल पोलर ले लिया, और जो ऊपर से हम लिक्विड डालने वाले हैं ये लिक्विड है हमारा नॉन पोलर, और यहां पर हमारे पास में इसको थोड़ा टेबल करके बना देंगे, अगर समझाने के बता रहे हैं कंप्यूटर चल नहीं रही है वैसे, तो यहां पर हमारे पास में क्या है, कुछ स्टेशनरी फेज, सॉरी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, रेड वाले हैं मॉलिक्यूल्स और एक हमारे पास है ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो है पोलर, और रेड वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो है नॉन पोलर। तो अब मैंने क्या बताया था कि पोलर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज एंड ऑलवेज इंटरेक्ट विद पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद नॉन पोलर। तो स्टेशनरी फेज जब हमने पोलर लिया है तो इन दोनों में से कौन से कलर के मॉलिक्यूल्स स्टेशनरी फेज के साथ में इंटरेक्ट करेंगे, बताओ कि कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो स्टेशनरी फेज से इंटरेक्ट करने वाले हैं। ऑब्वियसली पोलर मॉलिक्यूल, ये पोलर इंटरेक्ट पोलर, तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टेशनरी फेज के साथ में इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, जब हमने इसके ऊपर वाटर, अब इसके ऊपर हमने हमारा मोबाइल फेज डाला, मोबाइल फेज जैसे ही डाला तो मोबाइल फेज नॉन पोलर है, और जब हमने नॉन पोलर फॉर एग्जांपल मोबाइल फेज हमने डाल दिया, अल्कोहल डाल दी या फिर इथेनॉल डाल दी, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। ऊपर से हमने क्या डाला था मोबाइल फेज, अब मोबाइल फेज फ्लो करेगा नीचे तक, तो जब फ्लो करेगा उस फ्लो के साथ में कौन आएगा, रेड कलर के मॉलिक्यूल्स। तो हमें आगे की पिक्चर कुछ ऐसे दिखाई देगी, जिसके ऊपर यहां तो हमें मिलेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स, और नीचे की साइड फ्लो करके आएंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो पोलर है, और स्टेशनरी मॉलिक्यूल्स, स्टेशनरी जो फेज है वो भी पोलर है, पोलर इंटरेक्शन विद पोलर, तो वहीं के वहीं चिपक के रह गए कि बॉन्ड बना लिया। अब जब बॉन्ड बना लिया है तो जो मोबाइल फेज है इसकी क्वालिटी नॉन पोलर है, इसका नेचर नॉन पोलर है, वो तो पोलर को जानता ही नहीं है, वो पोलर को ला ही नहीं पाएगा नीचे तक। जबकि जो मोबाइल फेज है वो नॉन पोलर है और वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को ही जानता है। तो जब वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को जानता है तो जब वो नीचे आएगा तो अपने साथ बाइंड करके किसको लाएगा,
नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को। तो इस तरीके से जो फेज के साथ में इंटरेक्शन है मॉलिक्यूल्स का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट मींस जब मॉलिक्यूल्स स्टेशनरी फेज या फिर मोबाइल फेज साथ में इंडिविजुअली इंटरेक्ट करेंगे, फिर अलग अलग इंटरेक्ट करेंगे, तभी जाकर ही सेपरेशन हो पाएगा। अगर हम स्टेशनरी फेज को पोलर ले लेते और मोबाइल फेज को पोलर ले लेते तो क्या होता? तो होता कि यहां से मतलब हमने क्या किया, इस बार हमने क्या कर लिया, स्टेशनरी फेज को भी हमने पोलर ले लिया और हमने मोबाइल फेज जो यहां से फ्लो होने वाला है उस मोबाइल फेज को भी हमने पोलर ले लिया। और यहाँ पर दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर भी हैं और नॉन पोलर भी हैं। तो अब नीचे कौन से मॉलिक्यूल्स आएंगे और वहां स्टेशनरी फेज के ऊपर कौन से मॉलिक्यूल्स रहेंगे? मिक्सचर ही आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से क्या होगा कि कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स स्टेशनरी फेज से साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वहीं रह जाएंगे और कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स मोबाइल फेज से साथ इंटरेक्ट करेंगे तो नीचे आएंगे, तो पूरी खिचड़ी बन जाएगी। हमें तो भैया अलग से सेपरेट आउट करना है मॉलिक्यूल्स को, ये नहीं कि ऊपर भी रह गए कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स और कुछ पोलर मॉलिक्यूल नीचे आ गए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहाँ जा रहे हैं किसी को पता नहीं है। ऐसा थोड़ा करना है, एक पर्टिकुलर हमें सेपरेट आउट करना है तो हमें एक पर्टिकुलर रूल फॉलो करना पड़ेगा। अब वो रूल फॉलो इसीलिए किया गया ताकि इजीली सेपरेशन किया जा सके, ताकि डिफरेंस पैदा किया जा सके पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का इन मिक्सचर, जिससे कि कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स जो है मोबाइल से इंटरेक्ट कर ले, कुछ नॉन पोलर होंगे वो स्टेशनरी से कर लेंगे, इस तरीके से दोनों एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे। गॉट इट? ठीक है, अब आगे बढ़ो। तो एक एक्सपेरिमेंट में क्रोमेटोग्राफी कैसे यूज की जाएगी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में हम कैसे क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे जरा देखते हैं। एक सेल है हमारे पास में, उस सेल को होमोजेनेट किया, वही पुराने वाले एक्सपेरिमेंट, क्योंकि सेल के अलावा हम किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब तक सेल को हम तोड़ेंगे नहीं मरोड़ेंगे नहीं तब तक उसका कंटेंट बाहर नहीं निकलेगा और जब तक उसका कंटेंट बाहर नहीं निकलेगा तो लिविंग को कैसे पता। लाइफ साइंस है हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो लाइफ साइंस जो है उसके सेल को ही हमें करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, सॉरी सेल को हमने क्या किया, होमोजेनेट किया। होमोजेनेट करने के बाद में सारा कंटेंट ले लिया ट्यूब के अंदर। अब ये जो सारा कंटेंट हमने ट्यूब के अंदर लिया है, इसके अंदर डीएनए भी है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी है और लिपिड भी है, मतलब पोलर भी है, नॉन पोलर भी है, चार्ज भी है, ठीक है। प्रोटीन्स के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स होंगे जो कि हाइड्रोफोबिक होंगे और इन प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं वो अमाइनो एसिड हाइड्रोफोबिक होंगे, जिससे कि इसका नेचर हाइड्रोफोबिक हो जाएगा। दूसरा प्रोटीन जो है और उसमें ये कुछ ऐसे प्रोटीन होंगे जो कि हाइड्रोफिलिक होंगे, ठीक है। तो उनमें अमाइनो एसिड का जो नेचर है वो या तो हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे मिक्सचर है। अब क्या करना है हमें, अब ऐसा तो है नहीं कि क्या हमें केवल मिक्सचर से काम करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोटीन चाहिए यहाँ से, या फिर ये पर्टिकुलर डीएनए चाहिए हमें यहाँ से, या फिर हमें सारे के सारे केवल आरएनए ही चाहिए, हमें आरएनए के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। तो हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे कि एक मेरे को इस ट्यूब के नीचे केवल आरएनए रख लूं अपने पास, बाकी सारे कंटेंट्स से मुझे काम नहीं है, या फिर इस ट्यूब के नीचे मैं केवल प्रोटीन अपने पास सेपरेट आउट कर लेता हूं, बाकी सारे कंटेंट्स से मुझे काम नहीं है। तो तब काम आती है क्रोमेटोग्राफी। ये सारा काम होता है क्रोमेटोग्राफी के अंदर, ठीक है। ये सारा जो काम होता है वो होता है क्रोमेटोग्राफी के अंदर। अब क्रोमेटोग्राफी के अंदर चलो एक बार आप बना लो, ठीक है, देख लिया। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब पहले
चार्ट बना देते हैं, जिससे क्या होगा कि हमको ये अंदाजा रहेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब अलग अलग टाइप की क्रोमेटोग्राफी, जैसे कि पोलर, जैसे कि सिलेंडर हो गई और कॉलम हो गई। उस तरीके से जो क्रोमेटोग्राफी है हमारे पास, वो दो टाइप की होती है। एक तो है प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, और दूसरी है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब जो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है, ये इसके अंदर प्लेन वाला जो सिस्टम वो यूज होता है। दैट इज प्लेनर में क्या मतलब है, समतल। अब समतल के अंदर दो चीजें यूज होती है, ठीक है, थिन लेयर, इट मींस या तो पेपर का वो होगा टुकड़ा, या तो पेपर होगा, इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे। उसके ऊपर अगर हम मॉलिक्यूलर सेपरेशन करवाएं मिक्सचर का, तो वो कहलाएगा पेपर क्रोमेटोग्राफी। और अगर दूसरा वाला कोई हम थिन लेयर ले सिलिका की, और उसके ऊपर अगर हम सेम मॉलिक्यूलर सेपरेशन करवाएं मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज से, तो वो कहलाएगी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। दो टाइप की होती है क्रोमेटोग्राफी, पहली पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर कौन कौन सी होती है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी ऐसी क्रोमेटोग्राफी होती है जिसके अंदर हम किसी भी प्लेनर का यूज नहीं लेंगे, या तो हम लेंगे किसी ब्यूरेट का, ठीक है, या फिर हम यूज लेंगे किसी ऐसे टूल का, इंडिपेंडेंट टूल का। इसके अंदर हम केवल सेपरेट आउट ना करें, उनको अलग भी कर सकते हैं अगर यूज भी कर सकते मॉलिक्यूल्स का। प्लेनर क्रोमेटोग्राफी के अंदर केवल हम सेपरेशन बोलते हैं, मतलब हमें ये बात समझ आता है कि कौन सा मॉलिक्यूल्स कहाँ है, ठीक है। हम उससे एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि एक ट्यूब है, उसके अंदर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है। अब हमें ये पता करना है कि उस पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है और वो सेपरेट आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, उसको प्लेनर क्रोमेटोग्राफी के अंदर कर देंगे। अगर हमें वो चाहिए नहीं, हमें बस ये पता करना है उस पर्टिकुलर के अंदर कितने टाइप के प्रोटीन्स हैं, कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अलग अलग नेचर रखते हैं, तो पहले प्लेनर क्रोमेटोग्राफी यूज कर लेंगे और उससे ये पता हो जाएगा कि कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, लेकिन सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट हमें क्या चाहिए? सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें ये पता करना, हमें क्या है, एक्चुअल प्रोटीन चाहिए, मतलब हमें यील्ड करना है प्रोटीन को। हमें चाहिए कि वो प्रोटीन हमें मिले और उस प्रोटीन को हम यूज ले सके फॉर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो तब काम आती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो ये कब काम आएगी? दिस इज ओनली फॉर सेपरेशन, मतलब इसके द्वारा हम केवल मॉलिक्यूल सेपरेट आउट कर सकते हैं, उन्हें यील्ड नहीं कर सकते, ठीक है, उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते और अलग करके उनका यूज नहीं ले सकते, बस ये सेपरेट आउट करने के लिए है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है वो सेपरेशन के लिए तो है ही, साथ में उससे यील्डिंग भी मिलेगी हमें। दैट मींस वो पर्टिकुलर जो सेपरेट हुआ है मॉलिक्यूल्स, वो हमें एक्चुअल में मिलेगा और उस मॉलिक्यूल का हम आगे एक्सपेरिमेंट में यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये काम आती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो अगर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे करना हो या फिर कोई पर्पस हो हमारा कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन के ऊपर हमें एक्सपेरिमेंट करना है या फिर एक पर्टिकुलर डीएनए के ऊपर हमें एक्सपेरिमेंट करना है, तो हम यूज लेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी। और अगर ऐसा हो कि नहीं नॉर्मली, मतलब नॉर्मली करना है हमें और हमें उसको सेपरेट आउट करके उससे यील्ड नहीं करना, बस हमें ये देखना है कि पर्टिकुलर मिक्सचर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम यूज लेंगे प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होता है, कुछ क्रोमेटोग्राफी होती है, इसके अंदर पहली है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, दूसरी है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, तीसरी जो है वो है
एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, और चौथी जो है वो है रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। पांचवी जो है वो है गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, साइज दे नाम दे के कंफ्यूज मत होना। अभी आपको याद करना है, बस एक चार्ट बना लो कॉपी के अंदर, जिससे कि ये रहे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एक सीक्वेंस वाइज हमें पता रहे कि हाँ आप पीछे क्वालिटी देख सको कि हाँ पहली क्रोमेटोग्राफी की कौन सी, साइज एक्सक्लूजन। चलो जो साइज एक्सक्लूजन पढ़ते हैं, या फिर दूसरी कौन सी आईएलएच, या ये याद करें, ये जस्ट चार्ट बना लो, आगे जब इनको पढ़ेंगे तो हम इजीली पहचान सकेंगे कि हमारे साइज एक्सक्लूजन और इजीली याद हो जाएगा। ओके, तो एक बार आप चार्ट देख लो। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आते हैं हमारी पहली क्रोमेटोग्राफी के ऊपर। इसका नाम है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। साइज एक्सक्लूजन के अंदर क्या है? साइज एक्सक्लूजन के अंदर सीधे एकदम वर्ड पकड़ते हैं, हमारी टर्न पकड़ेंगे, हमारा जो काम है करते हैं वही करेंगे कि हम तो सुनेंगे। साइज पकड़ते हैं, दैट मींस कि ऐसी क्रोमेटोग्राफी जो कि मिक्सचर को सेपरेट आउट करे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी separates the molecule on the basis of their size. Got it? या फिर साइज जैसे आप मॉलिक्यूलर कर सकते हैं। चलो मॉलिक्यूलर साइज। ठीक है, कि ऐसी क्रोमेटोग्राफी इसके अंदर अगर हमने कोई मिक्सचर दे रखा है और उस मिक्सचर के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स की साइज ज्यादा है और कुछ मॉलिक्यूल साइज कम है, तो ये क्रोमेटोग्राफी क्या करेगी, उनमें से उनको अपनी अपनी साइज के बेसिस पे सेपरेट कर देगी। ठीक है, जिसकी साइज जिन मॉलिक्यूल साइज ज्यादा है वो अलग से सेपरेट हो जाएंगे और जिन मॉलिक्यूल साइज कम है वो अलग से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या है, कैसे है, चलिए देखते हैं। देखें, चलो तो सबसे पहले साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के लिए हमने क्या किया, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के अंदर होती है बीड्स, या फिर कहें पोरस बीड्स। अब ये पोरस बीड्स क्या है? सबसे पहले तो समझते हैं बीड्स क्या है। अब बीड्स को समझाने के लिए तो क्या बताऊं, चलो आपने साबुदाना देखा होगा। ठीक है, साबुदाना हम सबके घर में होता है। ठीक है, जब भी कोई फास्ट होता है या फिर जब भी कोई ऐसे कोई होता है तो अगर नॉर्मल खाना नहीं खा सकते तो साबुदाना हम इजीली यूज कर सकते हैं खाने के लिए। ठीक है, तो साबुदाना हम सबने देखा होगा। अब अगर उन साबुदाने को तुम पानी के अंदर भिगोगे, ठीक है, केवल रख दो तो पानी उस साबुदाने के अंदर आ जाता है आराम से, इसीलिए साबुदाना फूल जाता है, पानी उसके अंदर जाता है, तो साबुदाना क्या होगा, पोरस हो गया। ठीक है, अब ये जो इस तरह की बीड्स होती है, साबुदाने की तरह की बीड्स होती है जो कि पोरस होगी। अब ये जो पोर्स है, ठीक है, ये पोर्स हमें ऐसे नेकेड आई से नहीं दिख सकते। अगर हम नॉर्मली इनको देखेंगे तो हमें ऐसे ही दिखाई देंगे, बट एक्चुअल्स में इनके पास में पोर्स है। ठीक है, दैट मींस बीड्स दैट हैव पोर्स। अब ये जो पोर्स है ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब कोई छोटा वाला पोर हो गया, किसी के अंदर बड़े पोर है, फिर किसी के अंदर और बड़े पोर है। तो इस तरीके से बीड्स को क्या है अलग अलग टाइप में
काटा गया है, जैसे कि कोई G25 बीट, इस बीट का नाम है G25, मतलब इसके अंदर जो पोर्स होंगे ना वो नॉर्मल है या फिर छोटे हैं या फिर स्मॉल है। एक टाइप की बीट आती है G100। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो बीट्स के जो पोर्स होंगे, ये पोर्स होंगे थोड़े बड़े होंगे, ठीक है, ये जो पोर्स है ये बड़े होंगे इस तरीके से, ये वाले पोर्स छोटे थे। एक इसी तरीके से अगर एक और टाइप की बीट आती है जो होती है G250 की होगी, इसके अंदर और भी बड़े पोर्स होंगे, एक होगी G500 इसके अंदर और भी बड़े पोर्स होंगे। जैसे पोर्स बढ़ते जाएंगे तो बीट्स का नाम चेंज हो जाएगा और G500 तक हम आराम से इनका नाम से रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि अब हमको मिल गया बीट्स, ठीक है। अब हमारे पास आ चुकी है बीट्स आ गई। अब इन सब बीट्स को हम डालेंगे इसके अंदर, ब्यूरेट के अंदर। अब क्वेश्चन आता है कि ब्यूरेट क्या है। तो ब्यूरेट आप सब जानते हो, जिसने एमएससी या बीएससी कर ली है या फिर जिसने 12th में किया होगा ना, उसको पता होगा कि ब्यूरेट क्या होता है। ब्यूरेट में नाम बताओ क्या होता है। जब आपने टाइट्रेशन किया था, याद करो, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हर बच्चा करता है, मतलब अगर उसकी कोचिंग या उसके कॉलेज या उसके स्कूल के अंदर अगर लैब भी ना हो ना, तब भी वो बच्चा वो एक्सपेरिमेंट कर लेगा, इजीली कर लेगा। वो आपको पता है, आपने एक ऐसे ब्यूरेट होगी, ठीक है, इस ब्यूरेट के अंदर यहाँ पर लगा हुआ नोब और यहाँ से खुलता होगा, ठीक है, और यहाँ से खोलकर आपने ऐसे फ्लास्क के अंदर एक एक बूंद डालकर और लाइट पिंक कलर का रूह अफ़ज़ा बनाया होगा, है ना, जिसके अंदर अगर एक बूंद ज़्यादा डल जाए तो ज़्यादा गुलाबी हो जाएगा, अगर बिल्कुल कम, अगर धीरे से खोल दिया, धीरे धीरे ड्रॉप फिर ड्रॉप फिर ड्रॉप फिर ड्रॉप, अरे अरे गुलाबी हो गया, एक ड्रॉप ज़्यादा डल जाएगी तो वो ज़्यादा गुलाबी हो जाएगा, ठीक है। तो लाइट पिंक एकदम, और जिसका सबसे लाइट पिंक होता था सब उसी को शाबाश देते हैं कि हाँ ये बंदा सही है, और इसका जो एकदम रूह अफ़ज़ा बना के लाया तो फिर ट्राई होती थी हमारे यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से इसे का नाम था टाइट्रेशन, ठीक है। तो टाइट्रेशन के अंदर हमने जो देखी थी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर, इसके अंदर नीचे नोब था और ऊपर से हम कोई सॉल्यूशन डालते थे और धीरे 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 ड्रॉप करते करते नीचे की साइड में हम मिलाते थे ट्यूब के अंदर, और उससे हमको लाइट पिंक मिलता था। तो इसी को कहा जाता है ब्यूरेट। अब नॉर्मली ब्यूरेट जो होती है वो 100 ml की भी होती है, उससे बड़ी भी होती है, ठीक है, बट नॉर्मली है ब्यूरेट की साइज 100 ml तक होती है, या उसके अंदर 100 ml तक कुछ भी मिक्सचर का सॉल्यूशन भर सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्यूरेट होती है। अब हमने क्या किया, इन बीट्स को डाल दिया इस ब्यूरेट के अंदर, ठीक है। ये हमारे बीट है, तो भर दी, मतलब अच्छे से भर दिया, बिल्कुल छोड़ा ही नहीं, कोई जगह नहीं छोड़ी है, अच्छे से इसके अंदर बीट्स भरी हुई है, ठीक है। अब ये जो बीट्स भरी हुई है ये एक ही साइज की, पहली बात तो आपको पता होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ हमारा नोब लगा हुआ है, ठीक है, अभी ये बंद है। अब नॉर्मली क्या होगा कि अब इसके अंदर हम टोटल आयतन निकालें, टोटल वॉल्यूम अगर हमको इसके अंदर निकालना है, टोटल वॉल्यूम कैसे निकलेगा। अब इस पर्टिकुलर ब्यूरेट के अंदर क्या क्या है, ठीक है, इस पर्टिकुलर ब्यूरेट के अंदर है, एक तो है वॉल्यूम ऑफ बीड, ठीक है, मतलब इस बीड का जो वॉल्यूम है, ये जो अंदर का वॉल्यूम है ये है वॉल्यूम ऑफ बीड, और दो बीड के बीच की जो जगह है, ये जो दो बीड के जो बीच की जो जगह है, जूम करके देखते हैं, ठीक है। तो इन दो बीड के बीच की जो जगह है इसको बोला जाएगा वॉइड, ठीक है, इसको बोलेंगे वॉइड।
अब इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी वॉइड हो गया, ठीक है। अब ये दो वॉल्यूम को मिल गए कि इस पर्टिकुलर ब्यूरेट के अंदर जो दो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम वो कितना होगा, बीड के बराबर भी होगा। जो बीड का वॉल्यूम है और जो वॉइड का वॉल्यूम है, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी एक और वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम है क्या, ये रहा। ये जो वॉल्यूम है, ये जो बीड है, ये जो बीड है फॉर एग्जांपल ऐसे बीड है। अब इस बीड की जो मोटाई है, दैट मींस इस बीड की जो वॉल है, ये वॉल का तो कुछ वॉल्यूम होगा ना। हमने बीड के अंदर का वॉल्यूम देख लिया, बीड के बाहर का वॉल्यूम देख लिया। बीड के अंदर का वॉल्यूम हो गया वी और वॉल्यूम ऑफ बीड, बीड के बाहर का जो वॉल्यूम हो गया वो हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड, बीड के बाहर वाली जगह को बोलेंगे वॉइड, ठीक है। तो ऐसा तो है कि बीड कुछ वॉल है, अब उस वॉल का वॉल्यूम हो गया वी वॉल। तो अगर हम टोटल वॉल्यूम देखना चाहते हैं, अगर हम टोटल वॉल्यूम देखना चाहेंगे इज इक्वल टू वी टोटल इज इक्वल टू बीड का वॉल्यूम प्लस वॉल का वॉल्यूम, बीड जो वॉल है उसका वॉल्यूम प्लस वॉइड का वॉल्यूम, ठीक है। तो तीनों का अगर हम वॉल्यूम जोड़ देंगे तो हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ है ब्यूरेट मिल जाएगा, ठीक है। गॉट इट? चलो आगे। अब हमने क्या किया, अब हमारे पास एक सैंपल है, ठीक है। एक मिक्सचर है, एक ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर क्या है, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। चलो आपको डिफरेंस खुद ही पता चल जाएगा। एक तो मॉलिक्यूल्स है ये और एक मॉलिक्यूल्स है ये। दैट मींस एक टाइप के मॉलिक्यूल्स जो है वो तो साइज में बड़े और एक टाइप के मॉलिक्यूल साइज में छोटे हैं। अब यार साइज एक्चुअली क्रोमैटोग्राफी पढ़ रहे हैं तो साइज में तो डिफरेंस लेंगे ना समझाने के लिए। ऐसा थोड़ा ना है कि भैया चार्ज में डिफरेंस है और हम सेपरेट आउट कर रहे हैं साइज, इतने पागल नहीं है भैया, ठीक है। तो दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, एक तो है बिग साइज और एक है स्मॉल साइज। अब मुझे बस इतना बता दो कि ये हमारी बीट है, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस बीड के ऊपर उड़ेल दूं, ठीक है, इसको इस बीड के ऊपर खाली करूं तो कौन सा वाला मॉलिक्यूल बीड के अंदर जाएगा और कौन सा वाला मॉलिक्यूल इन बीड के अंदर नहीं जा पाएगा। सोचो जल्दी सोचो कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि बीड के अंदर जा पाएगा, या फिर ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो बीड के अंदर नहीं जा पाएगा, जो वॉइड के अंदर रहेगा तो बीड के बीच का स्पेस जो है वहां रहेगा। कौन सा मॉलिक्यूल है? ऑब्वियसली बात छोटा वाला मॉलिक्यूल। इस बीड की साइज आप देख रहे हो, इस बीड के जो पोर्स की साइज है, उस पोर्स की साइज जो है वो स्मॉल है। अब अगर पोर्स की साइज स्मॉल है तो स्मॉल मॉलिक्यूल इसके अंदर जा पाएगा, भर पाएगा अंदर इसके अंदर। और वॉइड जो है दो, और जो बड़ा वाला मॉलिक्यूल है वो बड़ा वाला मॉलिक्यूल रहेगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो छोटा वाला मॉलिक्यूल चल जाएगा बीड में और बड़ा वाला मॉलिक्यूल चल जाएगा बाहर की तरफ। गॉट इट? अब हम आते हैं हमारे ब्यूरेट के ऊपर। चलो ये बना ली हमने ब्यूरेट। अब इस ब्यूरेट के अंदर बीड्स भरी है, और यहां तक भरी हुई है बीड्स। साइज छोटा नहीं हुआ रे, सेम ही साइज है। और यहाँ पर हमारा नोब लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमने इस नोब को ऑफ कर रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक भरा है हमारे पास में, यहाँ तक हमारे पास में वाटर भरा है ऑलरेडी, ठीक है, पानी भरा हुआ है और ये पानी है पूरा
100 ml का। Got it? अब हम क्या करते हैं, ऊपर से एक ट्यूब से, इसके पास में हमारे पास में छोटा सैंपल, ट्यूब पहले छोटे मॉलिक्यूल्स भी थे और बड़े मॉलिक्यूल्स भी थे, इस ट्यूब को हमने इसके साथ खाली कर दिया, सैंपल में डाल दिया, तो हमारे पास में क्या आ गया, बड़े मॉलिक्यूल भी आ गए और छोटे मॉलिक्यूल भी आ गए। ठीक है, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर ऊपर में डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर डालेंगे 5 ml वाटर। 5 ml वाटर हम कैसे डालेंगे, 100 ml वाटर ऑलरेडी इसके अंदर है। ठीक है, अब 100 ml वाटर जब हम इसके ऊपर ऑलरेडी भरा हुआ है पूरा, तो 5 ml वाटर इसके ऊपर डालेंगे और नीचे से नॉब को कर देंगे ओपन, और नॉब को ओपन करके केवल 5 ml वाटर ही नीचे निकालेगा आउट। तो उससे क्या होगा, पानी घुलेगा नहीं, पानी बाहर की साइड में निकलेगा नहीं, और हमारा मिक्सचर जो है, अगर हम ऊपर से 5 ml वाटर डालें, खुद ही दिमाग लगाओ यार, एक पूरा भरा हुआ है यूनिट, उसके अंदर लीड भरी हुई है, उसमें छक्का अच्छा कम पानी भरा है, ऊपर से हमने क्या किया, पानी उसके अंदर डाला, पानी डालते ही अगर नीचे से उतना ही पानी सेम क्वांटिटी नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, जो हम पानी डाल रहे हैं वो बाहर छलकेगा, और छलकते ही भैया आपका मिक्सचर आ जाएगा बाहर, आपका एक्सपेरिमेंट फेल। 10 बार तो मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ऊपर से डाला 5 ml वाटर और नीचे से हमने 5 ml वाटर बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि ना तो पानी बाहर आया, और पानी बाहर भी नहीं आया, तो अब वाटर जैसे हमने ऊपर से डाला, तो ऊपर से जैसे वाटर आएगा नीचे की साइड में, अब नीचे से हमने वाटर मिल गया, तो जब वाटर फ्लो करेगा तो वाटर फ्लोज फास्टर इन वॉइड। मतलब ये दो बीड्स के बीच की जगह है, ये जो दो बीड्स के बीच की जगह है, इनमें से वाटर जो है वो फास्ट मूव करेगा, जबकि जो बीड के अंदर का वाटर है, जैसे मान लो वाटर यहां घुस गया तो बहुत स्लो ऐसा करेगा कि वाटर वॉइड के अंदर तो फास्ट मूव कर रहा है, लेकिन बीड में स्लो मूव कर रहा है। अरे खुद ही देख लो यार, अगर तुमने बीड के ऊपर या फिर साबुन है कुछ भी मान लो, उसको अगर तुम वाटर डालोगे तो वाटर उसके अंदर से बहुत स्लो मूव करेगा। ठीक है, अब जब तुम उसको स्क्वीज करोगे, जब तुम बीड को स्क्वीज करोगे, तब जाके वाटर की मूवमेंट फास्ट होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पंज देख लो, स्पंज के अंदर क्या होता है, पानी डाल दिया, पानी डालते ही जब तक उसको स्क्वीज नहीं करेंगे तब तक पानी की मूवमेंट बहुत स्लो होगी, पानी निकल जाएगा नीचे की साइड। तुमने क्या स्पंज को लटका दिया है तो पानी मूव करता 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 नीचे आ जाएगा, बट बहुत स्लो, मतलब इतना स्लो कि हम देख भी नहीं पाएंगे, बस निकलेगा तब दिखाई देगा। अब जैसे ही वो बीड के अंदर पानी घुसेगा तो स्लो मूव करेगा, अब बाहर निकलते पानी फिर से फास्ट मूव करेगा, फिर बीड के अंदर घुसेगा तो फिर से स्लो करेगा, फिर बाहर आएगा तो फास्ट मूव करेगा, फिर स्लो, फिर फास्ट। अब जो वाटर सीधा बॉडी के अंदर है वो फास्ट मूव करेगा। तो अब हमारे पास में दो टाइप के प्रोटीन्स थे, एक तो ऐसा प्रोटीन था जो कि बड़ा मॉलिक्यूल्स था, उसके अंदर दो टाइप के मॉलिक्यूल्स थे मिक्सचर करने से, एक तो मॉलिक्यूल बड़ा था और एक मॉलिक्यूल छोटा था। अब दोनों मूव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वाटर, कि वाटर जो फ्लो करेगा उसी के मूवमेंट के साथ में दोनों मॉलिक्यूल मूव करेंगे, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन नहीं है मूव करने का, ऐसा तो है नहीं कि हम उंगली देख के मूव करवाएंगे, वाटर मूव करेगा। जैसे हमने नीचे नोब खोला, नोब खोलते वाटर नीचे आएगा, अब जैसे वाटर नीचे की साइड आएगा तो वाटर के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स से मॉलिक्यूल्स भी आएंगे। अब मॉलिक्यूल्स क्या है, यहां से निकले, ठीक है, तो वाटर नीचे साइड मूव कर रहा है तो वाटर ने मॉलिक्यूल्स को नीचे साइड मूव करना स्टार्ट किया। तो बड़ा वाला जो मॉलिक्यूल है, ये ऊपर देख लो, नेम बना देते हैं, ठीक है, न्यू ब्यूरेट बना देते हैं।
ठीक है, नई पेड़ पे काम करेंगे भैया हम। अब ऊपर से वाटर फ्लो कर रहा है, हमने वाटर डाला 5 ml, ठीक है, नीचे के साइड में लगा दी 5 ml नीचे से निकालेंगे, तो यहां से अब बाहर की साइड में वो करेगा बिग मॉलिक्यूल, वो जो है वो वाटर के सामने बाहर मूव करेगा, और जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो बीड के अंदर पहुंच जाएगी। अब बीड के अंदर से मॉलिक्यूल मूव करेंगे। अब मॉलिक्यूल्स केवल वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है कि वाटर जितना फास्ट मूव करेगा मॉलिक्यूल भी उतना ही फास्ट मूव करेगा, या फिर वाटर जितना स्लो मूव करेगा हमारा जो मॉलिक्यूल है वो भी उतना ही स्लो मूव करेगा। तो जो बड़े वाले पार्टिकल्स हैं जो कि वॉइड के अंदर है, अब हमने देखा कि वॉइड के अंदर वाटर बहुत फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है, वॉइड के अंदर वाटर मूव्स फास्ट, एकदम बुलेट ट्रेन, ठीक है, फास्ट मूव होता है। तो उसके अंदर अब वॉइड के अंदर मॉलिक्यूल कौन से हैं? बिग पार्टिकल। सो बिग पार्टिकल्स मूव्स फास्ट। अगर वाटर फास्ट मूव कर रहा है और वो वॉइड के अंदर फास्ट मूव कर रहा है तो वॉइड के अंदर बड़े पार्टिकल्स बचे हैं, सारे के सारे छोटे पार्टिकल्स तो बीड के अंदर आ गए, तो वाटर मूव फास्ट। अब जो बीड है, बीड के अंदर वाटर जो होता है वो बहुत स्लो मूव करता है। तो जब वाटर स्लो मूव करेगा बीड के अंदर, तो जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो बीड के अंदर है, तो स्मॉल पार्टिकल्स मूव स्लो, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स स्लो मूव करेंगे। तो चलो जो छोटे वाले पार्टिकल्स हैं वो यहाँ मूव कर रहे हैं बहुत स्लो स्लो स्लो, बाहर आएंगे मूव करने लगे, लेकिन फिर से स्लो मूव कर रहे हैं क्योंकि बीड के अंदर पहुंच चुके हैं। जहां भी जाएंगे तो बीड मिलेगी, इधर जाऊं तो बीड, उधर जाऊं तो बीड। मैंने पूछा भी था एक स्मॉल पार्टिकल से कि भाई क्या हो गया, बड़ा वाला तो बड़ा पार्टिकल है फिर भी वो बाहर है, और बाहर तो तेज आ रहा है, तो छोटे छोटे पार्टिकल हो तो तेज आ जाना चाहिए था। तो बोलते हैं सर तेज आ तो जाऊं पर मैं क्या करूं सर, मुझे जहां जाऊं ना मुझे बीड मिल जाती है यार, मैं इधर घूमता हूँ तो फिर बीड के अंदर घुस जाता हूँ, फिर मेरी मूवमेंट स्लो हो जाती है, फिर मैं बाहर निकलता हूँ, फिर मैं फास्ट मूव करता हूँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद दोबारा मुझे बीड मिल जाती है, फिर मैं बहुत स्लो हो जाता हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ, फिर मुझे लगता है कि मेरे अच्छे दिन आ गए, लेकिन फिर अच्छे दिन मिल जाते हैं, फिर मुझे बीड मिल जाती है, मैं क्या करूँ सर, मैं पीछे रह जाता हूँ बड़े पार्टिकल से। तो अगर 5-5 ml करके वहां डालते जाए, 5 ml डाला, फिर नोक खोल दिया, यहाँ से 5 ml निकाल दिया, फिर हमने 5 ml डाला, फिर यहाँ से नोक खोल दिया, 5 ml निकाल दिया, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो नीचे साइड मूव करेंगे विद द फ्लो ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हमें तो जो बड़े वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे वाले मॉलिक्यूल्स को बीट कर देंगे, और बड़ा वाला जो मॉलिक्यूल है वो बाहर आ जाएगा ट्यूब के अंदर। तो पहले कौन सा आएगा? तो अगर हम सेपरेशन की बात करें तो सबसे पहले जो होगा वो होगा बिग मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन, जो बड़ा वाला मॉलिक्यूल है वो बाहर आएगा, और सेकंड नंबर पर आएगा स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है, एक तो बड़ा मॉलिक्यूल एक छोटा मॉलिक्यूल। तो बड़ा मॉलिक्यूल जो होगा पहले बाहर आ जाएगा और छोटा मॉलिक्यूल होगा वो बाद में बाहर आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने ट्यूब के अंदर 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर था, जो मिक्सचर था ट्यूब के अंदर 2 टाइप का मॉलिक्यूल्स का, एक बड़ा और एक छोटा। हमने उन दोनों को अलग कर दिया, बड़ा वाला मॉलिक्यूल पहले हमारे पास में आ गया, हमने उसको अलग यूज ले लिया, छोटा वाला मॉलिक्यूल बाद में हमारे पास में आया तो उसको अलग से यूज ले लिया, ठीक है। अब एक्चुअल में कैसे बाहर आते हैं वो देखते हैं, तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, सबसे पहले वही ब्यूरेट थी हमारे पास, कैसे ब्यूरेट बताते हैं। सबसे पहले ब्यूरेट थी, उस ब्यूरेट के अंदर बीड भरी पड़ी है, यहां से हमने हमारा सैंपल भी डाल रखा है, और छोटे वाले प्रोटीन
फर्स्ट से हमने क्या किया, ऑर्डर डाला 5 mm, अब यहां से हमने नोब खोल दी और 5 mm वाटर हमें नीचे दिया। फर्स्ट वाली ट्यूब पे जो 5 mm वाटर आ चुका है, अब हम कैसे पता करेंगे कि फर्स्ट वाली ट्यूब के अंदर प्रोटीन आया है नहीं आया है? कि हमने तो डाल दिया सैंपल, देखिए प्रोटीन्स का, इसमें से एक प्रोटीन जो है उसकी साइज है, एक प्रोटीन ए है जिसकी साइज जो है वो बहुत बड़ी है, और दूसरा प्रोटीन है इसकी साइज स्मॉल है, ठीक है। तो एक प्रोटीन की साइज ज्यादा है और एक प्रोटीन की साइज छोटी है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट वाली ट्यूब में जो हमने 5 mm वाटर लिखा है उसके अंदर हमारा सजेस्टेड प्रोटीन आया है नहीं आया है? सोचो। कैसे पता चलेगा? पहली ट्यूब के अंदर 5 mm वाटर आ गया, अरे पिछले उसमें तो पढ़ा ना सेशन में, पिछले सेशन में तो पढ़ा था यार कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर प्रोटीन है या नहीं। हमें बस क्या करना है, हमें बस यहाँ से 280 नैनोमीटर की लाइट लेनी है। अगर हमें यहाँ से एब्जॉर्बेंस मिली तो हमें पता चल जाएगा पर्टिकुलर प्रोटीन के पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर प्रोटीन है। अगर एब्जॉर्बेंस नहीं मिली, नो एब्जॉर्बेंस, दैट मींस पर्टिकुलर प्रोटीन पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर प्रोटीन नहीं है, ठीक है। तो पहले ट्यूब के अंदर हमको एब्जॉर्बेंस नहीं मिलेगी तो पहले ट्यूब के अंदर हमको प्रोटीन नहीं मिलेगा। जिस ट्यूब के अंदर हमें एब्जॉर्बेंस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी उस ट्यूब के अंदर प्रोटीन आ जाएगा। तो इस तरीके से साइज एस्टिमेशन का जो हमने बेसिक्स था वो हमने आज पढ़ लिया कि एक्चुअल में साइज एस्टिमेशन काम कैसे करती है। अब कल हम क्या करेंगे, कल हम इसका एक्चुअल एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि साइज एस्टिमेशन क्रोमैटोग्राफी के अंदर कैसे पहचाना कि प्रोटीन आया है, क्या इसके ग्राफ्स होते हैं, क्या है। तो साइज एस्टिमेशन क्रोमैटोग्राफी कल हम कोई एक्सपेरिमेंट देखेंगे, इसके अंदर प्रोटीन इंटरेक्शन, प्रोटीन इंटरेक्शन सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है कि आज मैंने आपको क्रोमैटोग्राफी का खुद का बेसिक बता दिया, क्रोमैटोग्राफी कैसे काम करती है। उसके बाद हमने नई जो क्रोमैटोग्राफी है साइज एस्टिमेशन उसके बारे में जान लिया। तो कल पढ़ते हैं, ठीक है। एक साथ इतना पढ़ोगे परेशान हो जाओगे।